आज हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च में हाइपोथेसिस का एक अपना अलग महत्व है और बल्कि ये कहा जाए कि जब हम कोई प्रॉब्लम रिसर्च की तैयार करते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लेते हैं। मतलब एक 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 अभिन्न अंग है रिसर्च का। अब इसमें रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी फौरी तौर पे हम जो एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, जो हम एक हल निकाल लेते हैं उस समस्या का कि शायद ये वजह रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, इसकी या इसका सॉल्यूशन ये है ना। तो उस हाइपोथेसिस के जो ये हमने हमने जो ये टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाला है। अब ये टेंटेटिव सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है हमारा कि कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पे हम कहते हैं, है ना। हमारा एकेडमिक जो लिटरेचर होता है उसके आधार पर हम ये कह देते हैं, उस हाइपोथेसिस बना लेते हैं। या हमारा कभी कभी इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन मतलब हमारी गट फीलिंग होती है, जिसके आधार पर हम ये हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अब एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इजीली वेरीफाई हो, है ना। ट्रस्टेबिलिटी हो, इजीली वेरीफाई हो। फिर उसमें जो है वो लॉजिकल हो, यानी उसका रीज़न हो, उसका कुछ आधार तो हो, कुछ सेंस हो या कुछ प्रैक्टिकल हो। यानी कंटेंट्स को, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को बताती हुई रीजनेबल लगे कि हाँ ये सॉल्यूशन को बता रही है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हो और क्लियर हो और सिंपल हो, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि उसको ही सॉल्व करने में, कि उसको समझाने में ही पूरा टाइम वो लग जाए, समझ में ही ना आए, है ना। अनक्लियर ना हो, इकोनॉमिकल हो और सबसे बड़ी बात है रेलिवेंट होनी चाहिए। यानी जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जिसको हम कभी कभी परपसिवनेस भी कहते हैं, यानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, है ना। अ, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जब हम उसको डाटा कलेक्शन करें तो वो बिल्कुल सही सही, मतलब इतना सटीक उसका डाटा कलेक्शन हो हाइपोथेसिस के अनुसार। क्योंकि एक अच्छी अगर हाइपोथेसिस होगी तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़रूर होगी और उसी के अकॉर्डिंग डाटा सेलेक्ट कलेक्शन होगा। अब एक विशेषता होती है इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमसे ये कहती है कि एक हाइपोथेसिस यानी कंसेप्ट उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो आप सोच कुछ और रहे हो और आपने जो हाइपोथेसिस लिखी हो वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग सटीक ना बैठती हो, यानी आप उसे कंसेप्ट फॉर्म में ना लिख पाए हो। तो एक अच्छी हाइपोथेसिस तभी अच्छी मानी जाएगी, एक हाइपोथेसिस जब उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कैसे टेस्टिफाई करना है आगे चल के, उसको कौन सा स्टैटिस्टिक्स टेक्निक लगानी है। तो हाइपोथेसिस का कंसेप्ट जो है, जब हम हाइपोथेसिस लिखें तो जो हमारे दिमाग में उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन आए उसके अकॉर्डिंग उसका कंसेप्ट होना चाहिए। एम्पिरिकल रेफरेंस मतलब परपसिव हो और यानी उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डाटा ले सकें, है ना, इस तरीके का शो करती हो। फिर इसके बाद प्रोफाउंड इफेक्ट हो। देखिए, एक तो था प्रोफाउंड इफेक्ट और एक तो है प्रोफाउंड इफेक्ट और एक है कि हमारा जो डाटा है वो स्पेसिफिक हो, है ना। स्पेसिफिक मतलब जनरलाइज ना हो वो, उसमें जनरल क्लियर हो, मतलब स्पेसिफिक हो वो। माने ये है कि हम पूरे विश्व का एक साथ नहीं ले सकते कोई भी चीज़। कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है ना। तो
एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए हाइपोथेसिस। और हमारा प्रोफाउंड इफेक्ट हमसे ये कहता है कि आगे हाइपोथेसिस ऐसी हो जो ये बताती हो कि फ्यूचर में आगे इसकी क्या भूमिका, इस प्रॉब्लम की के सॉल्यूशन की क्या भूमिका हो सकती है। अब टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस मतलब दो तरीके के हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, और यानी जो हम कहते हैं उसका बिल्कुल उलट होता है। जैसे हम ये बोलें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में संबंध है ना, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ये बोलेगा, नल हाइपोथेसिस बोलेगी देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। मतलब कि दो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण कोई चेंज नहीं है ना। अब अल्टरनेट अब अगर यही बात हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बोलें तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमसे ये कहती है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप है ना। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तब ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ जाती है। यानी एक वेरिएबल का या डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण। अब जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब जो हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है वो बताएगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। अब ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी जब हम बोलें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो जो है वो हमारा ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगी। लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो रिलेशनशिप तो बताती है कि दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में संबंध है, लेकिन ये नहीं बताती कि इनकी डायरेक्शन क्या है। तो जब डायरेक्शन ना बताए तो वो नॉन डायरेक्शनल, जैसे हम ये कहें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच में संबंध है ना, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तब तो ये हो गई नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अगर हम ये कहें देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड बल्कि इसका जो प्रॉब्लम होगा वो इस तरह से होगा कि स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन होता है ना। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मानी जाएगी। सो अब सीधा सी बात हो गई कि अगर हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डायरेक्शन दे रहा है तो वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। और अगर देख, रिलेशनशिप तो दोनों में देते हैं हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, लेकिन अगर डायरेक्शन दे रहा है तो वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और अगर डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर की। अब टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो लास्ट में जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमसे दो तरीके की गलतियां हो जाती है, दो तरीके की एरर हो जाती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर तब होती है जबकि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है ना, और लास्ट में वो हमारी सही आई, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो तब हमारी टाइप 1 एरर होती है। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस गलत सिद्ध हुई रिजल्ट्स के बाद, जब हमने डाटा एनालिसिस किया और वो हमारी गलत सिद्ध हुई, तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी टाइप 2 एरर कहलाती है। अब इसके बाद
स्टैटिकल एनालिसिस भी साथ साथ ले लेते हैं कि हम उसमें सांख्यिकी जो एनालिसिस है वो किस तरीके से करते हैं। अब हमने एक बार हाइपोथेसिस टेस्ट बना लिया, सारी चीज़ें देख ली, तो उसका जो है फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं और फिर उसके बाद उसका टेस्ट डिसाइड करते हैं कि हम कौन से टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे। स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने के बाद हम उसकी टेबल वैल्यू देखते हैं। अब सबसे पहले हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, तो वो पहले सेटअप कर लेते हैं कि हमने एच नॉट वाली बनाई है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है ना। फिर उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब हम ये देखते हैं हमने जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें कितना एरर है ना। तो जनरली जो है वो 1% एरर होती है या 5% एरर होती है। तो अपने हिसाब से हम देख लेते हैं, अगर ज़्यादा हमें संभावना लगती है एरर की तो हम 5% ले लेते हैं, और कम होती है तो हम 1% पे ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें टेस्ट कौन सा लगाना है, टी टेस्ट है कि एफ टेस्ट है कि हमारा ये काई वाला टेस्ट है। ठीक है। और फिर जब हमारा डाटा एनालिसिस हो जाता है, इसके आधार पे जब हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, तब हम इसकी वैल्यू टेबल में जाके देखते हैं। टेबल मतलब सेम उसी तरह से जैसे कि हम मैथ्स में लॉग टेबल में देखते हैं कैलकुलेशंस की रिजल्ट्स। तो उसी तरीके से हम, जैसे हमने मान लो टी टेस्ट में रिजल्ट निकाला, तो टी टेस्ट में जाके हम देखते हैं कि हम 5% में कितना है, या अगर अगर हमने सेट किया है तो 5% में जाके उसकी वैल्यू देखते हैं, और अगर 1% में अगर सेलेक्ट किया है तो 1% में उसकी वैल्यू देखते हैं। अब जो ये हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करके जो रिजल्ट्स निकालते हैं, जैसे मान लो हमने टी टेस्ट लगाया है ना, तो टी टेस्ट में जो हमारा रिजल्ट आया उसकी वैल्यू हम जाके टेबल में देखते हैं। अगर वो वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से कम है तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर वही वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा हुई तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट डालिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इसमें बहुत सारा योगदान मेरे उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने कि लगातार मुझे फीडबैक देते रहे, मुझे बताते रहे मैं कहाँ कि मुझे कौन से टॉपिक चूज़ करने चाहिए और कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। सो उन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।